नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रोजाटेक के फाउंडर श्री रोहित आनंद जी को। तो रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। रोहित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि रोजाटेक है क्या और इसका कंसेप्ट क्या है? ये आपने कब शुरू किया, कैसे रोजाटेक उभर कर आया? रोजाटेक बेसिकली एक रोबोटिक्स कंपनी है दैट डील्स विद यूजीवीज, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल। ये क्या है अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स? सो बेसिकली एक वैसा व्हीकल जिसको आप दूर से चला सकते हो, मे बी एक डिस्टेंस से, एक सेफ डिस्टेंस से आप उसको ऑपरेट कर सकते हो एंड इससे आप मल्टीपल काम कर सकते हो, जस्ट लाइक रोबोट्स। जस्ट लाइक रोबोट्स। ओके। एंड ये जो हमने इस्टेब्लिश किया 2019 में। 2019 में मैं अपने कॉलेज में था एंड मेरे जो को फाउंडर है वो भी अपने कॉलेज में सेकेंड ईयर में था। वी थॉट कि इंस्टीड ऑफ टेकिंग अ जॉब, लेट्स क्रिएट सम deep tech opportunity into the country so that we could offer these levels of job to the people. एंड इसके साथ साथ हमने इस फील्ड में आगे बढ़े एंड आज के डेट में रोसाटेक रोबोटिक्स एंड उसके सपोर्टिंग इकोसिस्टम्स में अलग अलग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। आपके भाई ही आपके को फाउंडर रहे थे जब आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे साथ में, तो कैसे दोनों को ये सूझा कि आप दोनों को ये जॉब जॉब ना करके और खुद का कुछ स्टार्टअप या बिजनेस क्रिएट करना है, और क्यों ये सोचा? बहुत ही बचपन से, जैसे मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बहुत ही बचपन से हमने देखा था कि हमारे माँ बाप मेयर इन्वेस्टमेंट ऑफ 3000 रुपीज़ से स्टार्ट किए एंड बहुत ही स्ट्रगल के बाद एक छोटा सा बट अच्छा सा एम्पायर बनाया जहाँ पे उन्होंने अपने साथ साथ और 100 फैमिली को सपोर्ट किया। इसी तरह का हम कुछ करना चाहते थे बट एक डिफरेंट फील्ड में। हमने सोचा कि किसी और एक फील्ड में, एक नई इमर्जिंग फील्ड में काम किया जाए। एंड जब हम कॉलेज में थे हमें वैसा अपॉर्चुनिटी दिखा एंड एक प्रोडक्ट डेवलप किया। उसके साथ साथ हमें अपॉर्चुनिटी मिला कि उस प्रोडक्ट को हमने सेल किया। जो सेल करने से एक छोटी सी राशि मुझे मिली, उससे हमने ये स्टार्टअप का सीड फंड, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए, वो हमने वहाँ से लाया था। वहाँ से फिर हमने प्लान करके उसको आगे लेके गए। बाकी कंपनी से ये अलग कैसे है? लाइक इसका स्टार्टअप का यूनिकनेस या यूएसपी के मामले में? सबसे पहले अगर आप देखा जाए तो द फील्ड दैट वी आर ऑपरेटिंग, जो हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो ड्राई बल्क हैंडलिंग इंडस्ट्री है। क्या होता है? विच इज़ कंपनीज लाइक जो कि माइनिंग में काम करते हैं, आयरन एंड स्टील ओर में है, कोल में है, यूरेनियम में है, कॉपर में। इस तरह के इंडस्ट्री में हम रोबोट के डिफरेंट एप्लीकेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं एंड इसको आगे लेके जा रहे हैं। हमारा इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट है। सेकेंडली, जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो टोटली इंडिजीनियस है एंड वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। अगर मैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड का बात करूं तो ये हर एक लेवल में डिज़ाइंड इन हाउस होता है, सो दैट क्या है कि हम जल्दी से जल्दी मल्टीपल एप्लीकेशन पे फोकस करें। एंड हमारा विजन है जो कि हम इकोसिस्टम डेवलप करें, विच इज़ ओरायन सिस्टम्स। इससे हम हर 2 साल में एक रोबोट के प्लेटफॉर्म लाएँ एंड हर 15 to 30 डेज़ में वी कुड इंटीग्रेट सम एप्लीकेशन। इससे हमें अपनी जो रोबोट्स है उसको मल्टीपल एप्लीकेशंस एंड मल्टीपल फील्ड्स में ले जाने में भी बहुत अलग मिलेगी। ये हमारा यूएसपी है। मतलब हर एक 15 to 20 डेज में आप कुछ नया रोबोटिक सिस्टम इंटीग्रेट कर रहे हैं जिससे आपको मल्टीपल फील्ड्स में जाने में सहायता मिले। अगर मैं इसको थोड़ा विस्तार में समझाऊं तो जैसे आप ले सकते हो, एक एप्लीकेशन है कि मुझे एक जगह से दूसरे जगह कुछ सामान लेके जाना है। दूसरा इसका एप्लीकेशन हो जाता है कि उसी जगह कुछ हार्मफुल गैसेस होते हैं, हाई टेम्परेचर एरिया होता है, उस टेम्परेचर को सेंस करना है, उस गैसेस को सेंस करना है एंड उसमें अलर्ट देना है, सो दैट कि ह्यूमन जो है वो एक बहुत हजार्डस एरिया में काम कर रहा है, वहाँ से वहाँ पे वो ह्यूमन को हटा के उसको एक सपोर्टिव रोल में ले आ जा सके। जो कि हार्ड वर्क वो कर रहा है उसको एक रोबोट ऑपरेटर बनाया जा सके एंड धीरे धीरे उसको ऑटोनॉमी की तरफ ले जाया जा सके, जिससे उसका जो लाइफ है वो भी सेफ रहेगा एंड उसे उसको आगे बढ़ने में भी हेल्प मिलेगी। रोजाटेक ही क्यों? अगर नाम की बात करें रोजाटेक, तो क्या आपके माइंड में ऐसा आया रोहित जी कि आपने रोजाटेक नाम रखा अपनी स्टार्टअप का? रोजा इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स रोज। इसके अलावा इट ऑल्सो हैज़ एक्रोनिम ऑफ रोबोटिक सिस्टम्स एंड ऑटोमेशन। इसके अलावा रोहित एंड साकेत, RO एंड SA। हमारे जो दोनों को फाउंडर का जो पहला 2 इनिशियल्स है उससे भी रोजा बनता है। अगर हम बात करें आपके जर्नी की, तो आपने कहा एक छोटा सा प्रोडक्ट डेवलप करके और आपने उसे सेल किया और उससे जो फंड मिली
उस सीड फंड का इस्तेमाल करते हुए आपने ये स्टार्टअप क्रिएट किया या ग्रो किया, या आपने कैसे किया, इस जर्नी के ऊपर हम आपसे जानना चाहेंगे। सो इसके पहले जर्नी पे जाएं, स्टार्टअप की जर्नी एक आसान जर्नी नहीं होती, इट्स अ बिल्कुल। जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन, इट्स अ जर्नी ऑफ लेफ्ट एंड राइट। सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी, हर दिन एक नया होता है, हर दिन एक नया चैलेंज आता है। जैसे मैंने आपसे बात की, आज मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे, कल मेरे पास कुछ और काम रहेगा, कल मेरा कुछ और जॉब रोल रहेगा। सो हमने इसको स्टार्ट किया, जो हमारे पास फ़ंड आए थे वो हमने सोचा कि क्या हम इससे इन्वेस्ट, उस समय कोविड आ गया था, जब मैंने अपना प्रोडक्ट सेल किया तो उस समय कोविड आ गया था। तो हमारे पास जो फ़ंड है, हम दोनों भाइयों ने सोचा कि क्या हम इस फ़ंड को यूज़ करके कुछ सोसाइटी के लिए कुछ बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो उस समय उतनी हमारी जानकारी भी नहीं थी, आज से ये 3 साल पहले की बात है। तो हमने एक बहुत ही रूडामेंटेड, एक बहुत ही जुगाड़ टाइप का एक रोबोट बनाया, जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आसपास के हॉस्पिटल्स को दिया। उसको यूज़ करके, वो एक तरह का स्टूअर्ड था, आप एक रूम में बैठ के उस रोबोट को एक जगह से दूसरा जगह ले गए, पेशेंट को दवा, खाना, ये सब पहुंचा सकते थे। जो उस समय कोविड के समय, जब आप एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का समय था, वो बहुत बड़ा एक बोन हुआ हमारे कोविड वॉरियर्स के लिए। इससे हमें थोड़ी मीडिया कवरेज मिली लोकल न्यूज़पेपर को। इसको देख के वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज़ जो हमारे झारखंड में हैं, उनके एक बहुत बड़े ऑफिसर ने हमें कहा कि रोहित, वी हैव सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, जहाँ पे आपके हमें मोबाइल रोबोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ जो हम यूजीवी का बात करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ मोबाइल रोबोट। सो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्या तुम ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर सकते हो? तो उनका भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। सो मैं सर को बोला, सर मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए, मैं आपको सोच के बताता हूँ। सो मैं वापस आया, अपने छोटे भाई के साथ बैठा। कैसे आपने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया, एक बिग पिक्चर रोबोटिक्स पे अपनी स्टार्टअप को लेकर? जी। सो हमारा जब हम 1-2 एप्लीकेशन सॉल्व किए, तो हमें लगा कि अब इसका बहुत बड़ा पिक्चर बन सकता है। ये रोबोट्स को जो है हम अलग अलग एप्लीकेशंस में ले जा सकते हैं, हम अलग अलग फील्ड में ले जा सकते हैं। सो हमने पहले एक एप्लीकेशन सॉल्व किया, जो मैंने अभी आपको बताया। जी। सेकंड, हमें वहीं से सेम कंपनी से हमें दूसरा एप्लीकेशन मिला, जहाँ पे हम आज के डेट में हॉट मेटल को कैसे सैंपल कर सकते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम कन्वेयर को कैसे क्लीन कर सकते हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो वहाँ पे सेफ्टी हो जाएगी, हम इसमें काम कर सकते हैं। जब ये हम एप्लीकेशन सॉल्व किए, तो हमें जो बड़ी पिक्चर दिखी वो ये दिखी कि रोबोट्स राइट नाउ विल चेंज द वर्ल्ड इन कमिंग नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स, क्योंकि एआई वैसे ही डेवलप हो रहा है। इसी बिग पिक्चर को देखते हुए हमने अपना ओरायन सिस्टम बनाया, जिस पे हमने प्लान किया है कि हर 2 साल में हम एक नया रोबोट लेके आएंगे, एंड हर 30 to 15 डेज़ के साइकिल में हम नया एप्लीकेशन उस पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बिग पिक्चर दैट वी आर लुकिंग एट विद आवर होल रोबोटिक इकोसिस्टम। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आपने रोबोटिक्स के माध्यम से अपनी स्टार्टअप की पहचान कैसे बनाई और कैसे एक वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट करा? सो बात करिए टाटा स्टील की, तो वहाँ जी। पे भी आपका एंगेजमेंट रहा, तो जी, किस तरह जी। से ये पॉसिबल हो पाया? अभी हमारे लिए टाटा स्टील हमारी सबसे बड़े कस्टमर्स हैं। सो आयरन एंड स्टील एक बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अब इंडस्ट्री 4.0 हर जगह आ रहा है, विच वी आर लर्निंग। एंड अगर हम यूरोप की कंट्री को देखें, वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें, तो ये इंडस्ट्री 5.0 के तरफ भी बढ़ रही है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैन पावर को रिड्यूस करना इनका एक टास्क है। दूसरा टास्क है कि जो सेफ़ ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस को सेफली स्केल कर सकें। सो इनके लिए ये इनके पास बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं। हम उनके पास जाते हैं, हम पूछते हैं, सर आप हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताइए। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम समझते हैं कि हम कम से कम टाइम में अपने सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम सॉल्व करते हैं, एंड हम धीरे धीरे इनके आगे बढ़े। जैसे हमने 2-3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व किया जैसे उनका। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आपको कितनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिली और उसको आपने कैसे सॉल्व किया? जी। सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे हमने लास्ट ईयर अराउंड 3 to 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व किया एंड इसको स्केल पे मैन्युफैक्चर किया, जिसके लिए हमें रिपीट ऑर्डर भी मिले। इस ईयर वी आर लुकिंग कि हम लोग अनदर 5 to 6 प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, अपना ऑपरेशन स्केल कर रहे हैं एंड धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल को आपने कैसे सेट करा वाइल डेवलपिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स? सो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट टर्म आप बोल सकते हो किसी भी प्रोडक्ट के लिए होते हैं। सो इसके 9 डिफरेंट लेवल्स है ग्लोबली, कुछ कहीं ऊपर नीचे भी होते हैं। सो हमने पहले अपने प्रोडक्ट को ट्रायल्स पे देते हैं, वहाँ पे हम ले सकते हो हमारा प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 या 5 पे रहता है।
जब वो ट्रायल सक्सेसफुल होती है, जो फीडबैक हमें कस्टमर से मिलते हैं, वो फीडबैक को देखते हुए हम उस रोबोट को वेरिएबल टेस्टिंग्स पे डालते हैं। वो टेस्टिंग लाई करती है 1000 घंटे से 10,000 घंटे तक। ओके। सो इसी के साथ जैसे जैसे टेस्टिंग के आवर्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारा टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल ऊपर आते रहता है, एंड वैसे वैसे हम अपने रोबोट्स के जो डिफेक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के जो डिफेक्ट्स हैं, उसको कम करते जाते हैं। रोबोटिक्स इकोसिस्टम पे आप अपनी स्टार्टअप के साथ काम करते करते इसको और कैसे डेवलप कर रहे हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। सो अगर मैं रोबोटिक्स की बात करूं तो आज के डेट में एआई, जो कि एक ब्रेन हो सकता है रोबोट का, वो बहुत ही ज़्यादा आगे जा चुका है। आप देख रहे हो कि कंपनीज लाइक ओपन एआई या यूरोप की कई और कंपनियां जो हैं, ये सारे जनरल पर्पस एआईज में बहुत काम कर रहे हैं। सो हमारा भी जो विज़न है कि हम पहले अनमैन ग्राउंड व्हीकल के प्लेटफॉर्म को देखते हुए पहले 100 kg, फिर 500 kg और 15 और 1000 kgs के व्हील्ड बेस्ड प्लेटफॉर्म को हम लोग टोटली कम्प्लीटली डेवलप करें, उसके प्रोडक्शन को लेके जाएं एंड उससे मल्टीपल एप्लीकेशन सॉल्व करें। जब वो हो जाएगा, वी आर प्लानिंग टू एंटर इनटू बायोनिक रोबोटिक्स। इसको आप बोल सकते हो एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इससे प्रेरणादायक रोबोट्स। बायोनिक रोबोटिक्स क्या हुआ? बायोनिक रोबोटिक्स हुआ जैसे कि मान लो एक डॉग है, डॉग बेस्ड रोबोट्स। ह्यूमन हम जैसे चलते हैं, हमारे ऐसा चलने वाला रोबोट, हम जैसे काम करते हैं वैसे काम करने वाला रोबोट। आज के डेट में जैसे एक रोबोट को अगर कुछ भी काम करना है तो उसको प्रोग्राम करना पड़ता है। आज से 5 साल बाद जो टेक्नोलॉजीज इस लेवल से आगे बढ़ रही है, वी कैन से दैट कि आपको सिर्फ बोलना होगा, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो वैसे आप रोबोट से बात कर सकते हो, एंड रोबोट आपका सारा काम करके ले आएगा। सो इस फील्ड में हम अपने इकोसिस्टम को लेके एआई और बायोनिक रोबोटिक्स को लेके आगे जाना चाह रहे हैं। लास्ट ईयर यही सब करते करते आपने 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था, तो ये कैसे हो पाया, इसके बारे में भी आप हमें बताइए। सो जैसे मैंने बोला कि हम किसी भी जब ऑफिसर से मिलते हैं तो हम बोलते हैं कि सर आप हमें अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताइए, हमें अपना पेन पॉइंट बताइए। सो इसी तरह हमारे पास पेन पॉइंट आया, हमने कुछ बहुत टाइम सारे लिया, पेन पॉइंट्स बहुत आ सारे गए। पॉइंट्स आए, एंड जो जिसको हमें solve लगा करने का कि मौका भी आपके पास काफी था। जी 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 सो हमें जो लगा कि हम कम से कम टाइम में जिसको हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं एंड स्केल में सॉल्व कर सकते हैं, जिसका हमें रिपीट ऑर्डर मिले, वो हमने पकड़ा एंड उसको हमने अपने सब सिस्टम से जब आप रोबोट्स बनाते हो, आप मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पे काम करते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम, यू गो ऑन सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल। सो इस सिस्टम्स के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वेयर एज एक प्रोडक्ट एक सिंगल सिस्टम से भी बन सकता है। तो हमने वही जो हमारा सब सिस्टम था, जो TRL लेवल, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 9 पे था, उसको हमने यूज़ करके प्रोडक्ट डेवलप किया एंड उसको ट्रायल पे दिया। जब सक्सेसफुल हुआ तो हमें उसके रिपीट्स ऑर्डर आए। इसी तरह टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 9 ये क्या है? सो 9 इज़ द लेवल जहाँ पे आपका प्रोडक्ट टोटली कंप्लीट हो जाता है। ओके। सो जैसे मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल के 0 से लेके 9 तक डिफरेंट लेवल होते हैं। सो जब ट्रायल्स पे जाता है तो आपका प्रोडक्ट 4 पे रहता है, एंड ट्रायल्स के बाद ये 9 पे चल जाता है। धीरे धीरे आप इसके सारे डिफेक्ट्स ख़त्म करते हो एंड टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 9 पे आप लेके आते हो अपने प्रोडक्ट को। आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिली ड्यूरिंग योर जर्नी, एग्रीकल्चर फील्ड में मिली, जी मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज से भी मिली, जी। तो ये डिफरेंट प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आपको कैसे मिल पाई, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। सो मैंने आपको जैसे बताया, स्टार्टअप की जर्नी बहुत ही अनोखी होती है एंड सबकी जर्नी अलग होती है। किसी आप जी, दो बिल्कुल। फाउंडर से आप मिलोगे, 2 अलग कंपनीज के फाउंडर से मिलोगे, तो दोनों की जर्नी सेम नहीं रहेगी। सो इसी तरह मेरे जर्नी पे मुझे कई मेंटोर्स मिले, कई ऐसे लोग मिले जिनके पास बहुत अच्छे नॉलेज थे, एंड मेरे हिसाब से कोई आपको ऐसा मिल जाता है जो आपके लिए भगवान ऐसा काम करता तो है। वो क्या आपको- आपकी जर्नी में भी आपके लिए कोई ऐसे खास मेंटोर रहे थे जिन्होंने आपको पुशअप करा या जी, help हमारे करा? लिए कई मेंटोर्स हैं। जैसे मैं पहले अपने माता और पिता का नाम लेना चाहता हूँ, जो कि बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से हमें हेल्प किया। इसके बाद मुझे डॉक्टर सुमितेश दास, जो कि वन ऑफ द मेंटोर अभी हमारे हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। देन डॉक्टर संदीप तिवारी, ये हमारे एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। सो किस ऐसे प्रकार से आपके मेंटोर्स ने आपको आपकी जर्नी में सपोर्ट करा? सो अलग अलग तरह से। सो स्टार्टअप को हर तरह का सपोर्ट चाहिए होता है, मे बी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, मे बी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना चाहिए, टीम कैसे बनानी चाहिए। तो हर तरह के मेंटोर्स को आपको ज़रूरत है। तो इसमें से कई हमें प्रोडक्ट डेवलप करने में हेल्प करते हैं, कई हमें फाइनेंशियल और लीगल हेल्प करते हैं, कई हमें ऐसे हेल्प करते हैं कि आप कैसे प्रोडक्ट का ट्रायल्स लेना चाहिए कि आपका क्लाइंट उसको आगे लेके जाए। एंड कुछ जो हमें क्लाइंट पर्सपेक्टिव देते हैं कि एज अ क्लाइंट उनको क्या चाहिए, क्योंकि हम कैसा भी रोबोट बना दें, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए एज अ यूज़र, तो वो रोबोट बेकार है, वो प्रोडक्ट बेकार है।
सो इस तरह हर एक मेंटोर ने हमें अलग अलग तरीके से हेल्प किया और आगे जाने में मदद किया। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको कि मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें आप एक ग्लोबल प्रोडक्ट डेवलप करें एआई और रोबोटिक्स के फील्ड में, जी और आप उसको ग्लोबली स्केल कर पाए, जी एक सपोर्टिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाए, इस तरह की सोच आपके अंदर कैसे आई कि एक प्रोडक्ट क्रिएट करना है जिसको ग्लोबली स्केल करना है फॉर सपोर्टिंग इन्वायरमेंट ऑफ रोबोटिक्स एंड एआई? सो इसको देखने के लिए मैं आपको इंडियन सिनेरियो, इंडियन में जो टेक्नोलॉजिकल सिनेरियो इस पे थोड़ा बताना चाहता हूँ। सो जी, जी। इंडिया में वी आर द बिगेस्ट यूज़र, हमारी जनसंख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा, वी आर द बिगेस्ट यूज़र ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बट यहाँ टेक्नोलॉजी जो है उस लेवल पे स्केल नहीं हो रही है। सो हमारा प्लान है कि क्या कारण रोबोटिक्स, लगता है आपको इसका? सो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कारण में हमें नहीं जाना चाहिए, Okay. बट मुझे ये लगता है कि आगे आने वाले दिन में रोबोटिक्स एक कोर टेक्नोलॉजी बनने वाली है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनने वाली है जिसमें दुनिया की हर एक सुपर पावर अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहेगी। सो इसी को देखते हुए हमने एक ग्लोबल, एक ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने चुना जो कि मल्टीपल जगह जा सकता है। जैसे जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इसके हम लोग मल्टीपल सॉल्यूशंस, मल्टीपल एप्लीकेशंस हो सकते हैं। इसी प्लेटफॉर्म को स्केल करते हुए हम ग्लोबल जाना चाहते हैं। आप डिफेंस में भी अपने इस स्टार्टअप का प्रयोग कर रहे हैं, तो डिफेंस में आपको अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिली? इन अपॉर्चुनिटीज़ का ब्रीफ हम आपसे जानना चाहेंगे। सो अगेन जब अभी की जो सरकार है, जो हमारे जी। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है, इन्होंने मल्टीपल चैनल्स ओपन किया हुआ है जहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, एंड अप्लाई करके आप आगे जा सकते हो। इसी में मेरे एक को फाउंडर जो कि मटेरियल साइंस से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्ट में अप्लाई किया, उन्हें वो प्रोजेक्ट आईडेक्स के थ्रू मिला, एंड उसमें हमने जब अप्लाई किया, जब टेक्निकल रिव्यू मिला तो उसमें हम सेलेक्ट हुए। इसी तरह हम डिफेंस में आगे गए। सेकेंड अपॉर्चुनिटी हमें मिली अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फॉरवर्ड एरिया टूर्स का इनॉग्रेट किया, जहाँ पे वो स्टार्टअप्स, एकेडमिया और डिफरेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट को जो हमें बॉर्डर्स लाइन है, जहाँ पे हमारे सोल्जर्स, हमारे सिपाही जो किन स्थिति में वो रहते हैं, लड़ते हैं, देश की हिफाजत करते हैं, वो दिखाने ले जाते हैं, एंड वहाँ पे उनके पेन प्रॉब्लम सीख के हमें प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सो इस तरह का हमें अपॉर्चुनिटी मिला, एंड जो पहला फॉरवर्ड एरिया टूर हुआ था उसमें आई वाज वन ऑफ द मेंबर। सो वहाँ से हमें डिफरेंट आइडियाज़ मिले, एंड वहाँ फॉरवर्ड से एरिया टूर्स क्या है? सो फॉरवर्ड एरिया टूर्स में मैंने आपको बताया, आपको कश्मीर, लद्दाख या कोई भी जो बॉर्डर एरिया है उसके बंकर्स एंड डिफरेंट एरियाज़ को आपको विज़िट कराने के लिए, वहाँ पे कैसे वो रहते हैं, उनका वर्किंग स्टैंडर्ड, वर्किंग कंडीशन जानने के लिए आपको वहाँ ले जाते हैं, एंड वो कैसे उस स्टैंडर्ड को आप अपग्रेड कर सकते हो। जैसे बहुत ठंड पड़ती है, हमें पता है कश्मीर में, तो सब कुछ जम जाता है। क्या हम वहाँ पे कुछ ऐसा रोबोट दे सकते हैं, छोटा रोबोट जो कि बर्फ़ को क्लियर कर सके, इनको सामान पहुँचाने में हेल्प हो पाए। इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को हम पकड़ते हैं एंड उसको स्केल, प्रोडक्ट डेवलप करते हैं एंड उसको स्केल करते हैं ग्लोबल लेवल पे। ग्लोबल। रोबोटिक्स और टेक के इकोसिस्टम में आप 5 या 10 साल बाद खुद को कहाँ खड़ा पाते हैं? सो हमारा अभी का टारगेट इज़ कि हमारे पास एक टीम होनी चाहिए जो हम बना रहे हैं। अभी हम लोग लास्ट 1 साल से हमने टीम बनाई है, एंड हमारे पास लैब रहना चाहिए, क्योंकि आपको जैसे मैंने बोला, रिसर्च इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग रोबोट्स में, रोबोटिक्स के एरिया में। एंड अभी रोबोटिक्स एरिया इज़ वेरी न्यू, इट्स जस्ट अ न्यू बॉर्न बेबी। ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है एंड धीरे धीरे आगे जाएगा। सो नेक्स्ट 5 साल में वी सी दैट वी आर द वन ऑफ द पायनियर्स इन UGV, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, एंड ऑल्सो इनटू द बायोनिक रोबोटिक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के आपको 3 ग्रांट्स मिल चुके हैं, एक एक करके हम आपसे जानना चाहेंगे। निधि प्रयास डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको अभी ग्रांट मिला है, जी। उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए सो जब कि मैं उसके क्या लाभ मिले और कितना फ़ायदेमंद रहा। सो ये ग्रांट 10 लाख रुपए का होता है। सो जब हमने पहला प्रोडक्ट जब हमने बनाया था, उस समय हमें इस ग्रांट को मिला था। सो जो सब पहला प्रोटोटाइप हो जाता है तो ये ग्रांट मिलता है उस प्रोटोटाइप को अपने फाइनल प्रोडक्ट बनाने में। सो ये ग्रांट हमें मिला। इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि जो हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने में, वो इन्वेस्टमेंट हमें एज अ ग्रांट मिल जाता है। ओके। यहाँ पे क्या होता है कि आपको सरकार को अपने क्या क्या खर्चा किया इस चीज़ का हिसाब देना पड़ता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप टेक्नोलॉजी बहुत ही ईजिली बना सकते हो। इसके बाद आपका जो दूसरा कैपिटल रहता है जो आप बिज़नेस करके लाते हो, उसको आप टीम में, उसको आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाने में इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए आपके पास ग्रांट्स रहते हैं जिससे आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आपको समृद्ध नाम का भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट मिला था, उसके बारे में भी आप हमें बताइए और उसके लाभ। जी।
सो समृद्ध का जो ग्रांट है ये बेसिकली आपको अपने स्टार्टअप को स्केल करने में मदद करता है। आपके Okay. पास प्रोडक्ट है, अब आपको आगे जाना है, आपको स्केल करना है। सो ये ग्रांट हमें मिटी से मिला था, विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट होता है उसको अलग अलग जगह स्केल करने के लिए आपको मिलता है, एंड उसके जो मैन्युफैक्चर करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स एंड इसके आगे का R&D, क्योंकि कंपनीज़ का काम सिर्फ एक प्रोडक्ट डेवलप करना नहीं होता है। कंपनीज़ का काम होता है हर साल एक प्रोडक्ट लेके आएँ जिसको वो बहुत बड़े मार्केट में स्केल कर सकें। सो हर साल जो आप रिसर्च करते हो उसके लिए आपको इंफ्रा, आपको टीम चाहिए होती है, एंड आपको अपनी टीम को वैसे ही स्केल अप करना पड़ता है। इसके लिए ग्रांट होता है जो हमें मिला था, एंड हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आईडिक्स नाम का एक ग्रांट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मिला जी। था, जो कि आपके को फाउंडर साकेत को मिला था एज अ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। जी। उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे और so, उसके लाभ के बारे में। आईडेक्स का हमें ग्रांट मिला है। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक टीम है जहाँ पे बेसिकली नया प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है ट्राई सर्विसेज का, उसके लिए एक प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए आपको ग्रांट मिलता है। सो इसमें हम सेलेक्ट हुए थे, इसमें हम मटेरियल साइंस का एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जिससे ऑपरेशनल नीड्स में आर्मी को बहुत हेल्प होगा। आप अपनी रोबोट्स को अपनी स्टार्टअप के माध्यम से किस किस फील्ड में देखना चाहते हैं? सो हम बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ रहे हैं। सो जो पहला फील्ड है वो हमने आपको बताया, विच इज़ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। यहाँ पे ड्राई बल्क है, इसमें हम अलग अलग एप्लीकेशन ट्राई कर रहे हैं। यहाँ हमने पहला फील्ड इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डस्टी है, हाई टेम्परेचर है, एंड इसको बोल सकते हैं रोबोट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट हैजार्डस इन्वायरमेंट है। सो अगर हमारे रोबोट यहाँ चल जाएंगे तो हमारे रोबोट एग्रीकल्चर में चल सकते हैं, हमारे रोबोट हेल्थ टेक में चल सकते हैं, एंड इसी के साथ अगर हम इससे थोड़ा और अच्छे रोबोट्स बनाएं तो हमारा रोबोट डिफेंस में भी जा सकता है। सो ये 4 सेक्टर है जहाँ पे मैं देखता हूँ। द फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री, जिसमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एंड इसमें ड्राई बल्क हैंडलिंग इंडस्ट्री। द सेकेंड जो हम देखते हैं वो है एग्रीकल्चर। इंडिया का एग्रीकल्चर सिनेरियो इज़ वेरी डिफरेंट टू डिपेंडिंग अपॉन टू द वर्ल्ड। हमारे पास जो मेजर ऑफ द फार्मर है उनका जो लैंड है वो 2 एकड़ से नीचे है। सो हमें ये देखना है कि क्या हम ऐसे कुछ रोबोट्स डेवलप कर सकते हैं जो इनको सपोर्ट कर पाएँ। आर्मी में आप इंडियन मेड रोबोट्स को फंक्शन कराना चाह रहे हैं जी। तो आप इसको कैसे देखते हैं और ये कैसे पॉसिबल है? सो आर्मी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज के डेट में इफ़ी से ग्लोबली हर एक आर्मी मॉडर्नाइज होना चाहती है। एग्जैक्टली। हर एक आर्मी मैकेनाइज होना चाहती है। वो चाहते हैं कि उनका जो ह्यूमन लॉस हो वो कम से कम हो, उनके जो सोल्जर्स, उनके जो भाइयों का लॉस हो वो कम से कम हो। सो इसके लिए उनको मॉडर्नाइज और उनको अगर मैकेनाइज होना है तो इसलिए रोबोट्स की उनकी ज़रूरत पड़ेंगे। ये रोबोट्स अलग अलग तरह से हो सकते हैं, जो छोटे सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने से लेके ये आपको इन्फेंट्री और कॉम्बैट में भी हेल्प कर सकते हैं। ये आपको नेटवर्क क्रिएट। सो आर्मी में वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम रहता है कि कम्युनिकेशन का, जब वो फील्ड पे जाते हैं तो उनको कम्युनिकेशन चाहिए होता है। सो आप सेम प्लेटफॉर्म से आप कम्युनिकेशंस भी प्रोवाइड कर सकते हो, आप इनको फायरिंग सपोर्ट भी दे सकते हो। सो इस तरह हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो रोबोटिक्स का 2 मेजर एरिया होता है जब हम यूजीवी का बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया हम 100 kg का प्लेटफॉर्म बना चुके हैं, 500 kg हमारा ट्रायल्स में है, एंड 1000 kg हमारा R&D में। इसी तरह जब आपके प्लेटफॉर्म एक लेवल पहुंच जाते हैं देन आप इसमें डिफरेंट एप्लीकेशन इंटीग्रेट करते हो। इसी तरह हम अभी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं एंड इसको धीरे धीरे हम अलग अलग एप्लीकेशंस में लेके जाएंगे। आने वाले समय में रोबोटिक्स और AI दुनिया को हम कैसे बदल सकते हैं और आपकी स्टार्टअप कंपनी इसमें क्या रोल प्ले करेगी या कर रही है जी। सो करने के लिए तैयार है? आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि AI दुनिया को बदल देगा। जी। इफ़ यू टॉक अबाउट AI, आज के डेट में AI जितने भी लो लेवल जॉब्स हैं जो कि हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, वो आपको एक ह्यूमन को वो आज रिप्लेस कर सकता है। हम देख रहे हैं कि ये रिवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। सो जब ये AI एक रोबोटिक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो कि एक जगह से दूसरा जगह जा सकता है, इसके साथ मर्ज हो जाए तो इसके जो फील्ड है, इसकी जो वास्टनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो हमारा विज़न है कि हम अपना AI एक जनरल पर्पस AI बनाएं, जिसके लिए हम ऑलरेडी जब हम रोबोट डिप्लॉय करते हैं तो हम उसका डेटा कलेक्ट करते हैं, एंड इससे हम जनरल पर्पस AI बनाएं जो कि मल्टीपल काम कर पाएँ। इसके लिए हम ऑलरेडी अपने एंड में अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं एंड उसको अपने AI को फेड कर रहे हैं। जब वो हो जाएगा तो हम इससे फिर आगे जाएंगे। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए फंड्स की या पैसों की ज़रूरत होती है, तो आपकी कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन मॉड्यूल जो इनिशियली रहा था और जो अभी है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जी। सो फंड्स आप अलग अलग माध्यम से ला सकते हो कंपनी में। हमारा जो था वो B2B था,
एंड हम धीरे धीरे B2G की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ बिजनेस टू गवर्नमेंट। सो जैसे आपने बोला इंडियन आर्मी एंड ये सारी चीज़ों के साथ जब हम डील करते हैं तो हमारा जो कस्टमर होता है वो गवर्नमेंट होता है, या वो एक एंटिटी होती है जो कि गवर्नमेंट बैक्ड होती है। वेयर एज B2B अभी हमारा मेजर आप बोल सकते हो कस्टमर है, जहाँ पे हर कंपनी की अपनी एक साइकिल होती है, एक रेवेन्यू साइकिल होती है। कुछ एडवांस पे करते हैं, कुछ 45 डेज़ आपको प्रोडक्ट डिलीवर करने के बाद पे करते हैं। सो ऐसे अलग अलग साइकिल होती है डिपेंडिंग अपॉन योर कस्टमर। आपका कस्टमर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको उस हिसाब से अपने साइकिल को भी सेट करना पड़ता है ना, आगे जाना पड़ता है। B2B में तो आपने बताया कि आपका स्टार्टअप कैसे फंक्शन कर रहा है, B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट में आपका स्टार्टअप किस तरीके से फंक्शन कर पा रहा है? सो B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट में क्या होता है कि हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ के साथ जाते हैं। सो यहाँ पे हम क्या कोशिश करते हैं कि हम किसी गवर्नमेंट, किसी इंस्टीट्यूट, R&D इंस्टीट्यूट जैसे IIT कानपुर हमें बैक करता है, IIT कानपुर के साथ मिलके क्या हम कुछ प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। जिसमें हमने अभी एक प्रपोजल जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ को, जहाँ पे हम एक स्मार्ट आइडलर करके एक प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं जो हमें मटेरियल हैंडलिंग में बहुत हेल्प बहुत करेगा। खूबसूरत। रोहित जी, जो भी लोग आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल क्या है, बी इट योर क्लाइंट्स, योर स्टेक होल्डर्स या आपके एम्प्लॉइज? हमारे जो मैं मानता हूँ कि एक कंपनी को आगे जाने के लिए कुछ कोर टीम चाहिए होता है, उनको मैं एम्प्लॉइज़ नहीं बोलता हूँ। अभी हम वो कोर टीम ढूंढ रहे हैं। हमारे पास 20 जन की टीम अभी एट प्रेजेंट है, जिनमें से कुछ हमारे साथ इक्विटी बेस्ड शेयरिंग मॉडल में जुड़े हुए हैं और कुछ हमारे साथ सैलरी में जुड़े हुए हैं। बट मेरे और मेरे को फाउंडर का ये मानना है कि हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो मेहनत कर रहे हैं तभी कंपनी आगे जा रही है। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी के साथ साथ हम कुछ ना कुछ इक्विटी, कुछ ना कुछ ESOPs ज़रूर देते हैं। कोई भी नया स्टार्टअप के लिए आप कोई संक्षेप में संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जो भी नए स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं, मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक कंट्री की एज अ इंडिया इफ़ वी टॉक, 2 पावर होती है। एक होती है हार्ड पावर विच इज़ द मिलिट्री एंड द माइट, एंड एक होती है सॉफ्ट पावर विच इज़ द टेक्नोलॉजी। जो भी स्टार्टअप आज के डेट में बनना चाह रहे हैं या डेवलप करना चाह रहे हैं, उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो कोर डीप टेक स्ट्रैटेजिक R&D करते हुए कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके आएँ, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आएँ जिनको वो ग्लोबली स्केल कर पाएँ। रोहित जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।